सर हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 9 एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जैसा कि हम लोग अभी तक क्लास में पढ़े थे और चौथा चैप्टर चल रहा था हम लोगों का, लेकिन अब कुछ दिक्कतें होने की वजह से हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ने जा रहे हैं और इस वजह से हम लोग पहले अब थर्ड चैप्टर फिर से पढ़ने जा रहे हैं और थर्ड चैप्टर का फिर से रिवीजन करेंगे हम लोग और फिर उसके बाद फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे। शायद हो सकता है कि 14 तारीख से हमारा स्कूल 16 तारीख से फिर से खुले और फिर हम लोग ऑफलाइन क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग चल रहे हैं पढ़ने एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले ही डिस्कस किया था कि मैटर क्या होता है। मैटर आप लोगों को याद होगा कि मैटर हम लोगों ने पढ़ा था और बताया था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास। दुनिया में कोई भी चीज जो मास को ऑक्यूपाई, जिसके पास थोड़ा सा मास हो और स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। और पूरा यूनिवर्स, पूरा हमारा जो ब्रह्मांड है वो बना हुआ है, यूनिवर्स जो है हमारा वो कंटेन करता है मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूरा यूनिवर्स जो बना हुआ है मास और एनर्जी से, और मास जो होता है, मास मैटर के पास होता है। तो मैटर जो होता है वो मैटर कैसे बना है, क्या बना है, उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं एटम एंड मॉलिक्यूल की, जिसमें हम लोग पहला पढ़ रहे हैं मैटर। तो मैटर होता है जिसमें जो स्पेस लेता हो और उसके पास थोड़ा सा मास हो। तो चलिए देखते हैं मैटर बनता किससे। मैटर क्या है, हमने देखा कि कोई भी चीज जो हो उसके पास स्पेस हो और उसके पास थोड़ा सा उसके पास मास हो तो उसे हम मैटर कह सकते हैं। लेकिन मैटर किससे बना है, इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा सा कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया। जैसे आप लोगों ने महर्षि कणाद के बारे में सुना होगा, और उसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने सुना और हमारे किताब में पढ़ाया जाता है डाल्टन्स के बारे में। तो डाल्टन्स पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो बताते हैं हम लोगों को कि मैटर जो है वो टिनी पार्टिकल से बना होता है। कुछ उनके पॉस्टुलेट्स हैं चैप्टर 3 आपकी एनसीईआरटी में। तो जैसा डाल्टन कहते हैं कि मैटर के बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट हैं डाल्टन, जिनकी बात हम लोग करते हैं। पहला इनका पॉस्टुलेट है कि मैटर्स आर टीनी पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है मैटर का वो क्या होता है, एटम होता है। क्या होता है, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो डाल्टन ने बताया कि भैया एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। और दूसरी थ्योरी पे कहते हैं कि भैया जो एटम है डिविजिबल नहीं, इट इज नॉट डिविजिबल, इट इज नॉट डिविजिबल। तो कुछ बातें और हैं, जैसे डाल्टन्स की और भी पॉस्टुलेट्स हैं, लेकिन हम लोग उसको क्लास में डिस्कस भी किए हैं। तो डाल्टन ने बताया कि एटम जो होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। तो उसके बाद इस पर रिसर्च चलने लगी और लोग इस पर काम करने लगे। तो बाद में देखा कि मैटर क्या होता है, उसके बाद वो किससे बना होता है। तो लोगों ने देखा कि एटम से तो बना होता है, लेकिन एटम डिविजिबल होता है। इसको हम लोग फंडामेंटल कणों में बांटते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स में बांटते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो जो एटम होता है उसको भी बाद में रिसर्चेस हुई और बाद में पता चला कि एटम भी जो होता है वो भी किसी न किसी भी चीज़ से बना होता है। और वो जब रिसर्च हुई तो सबसे पहला मिला उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन मिला, फिर
चैडविक ने रिसर्च किया तो उससे मिला न्यूट्रॉन में। तो जहाँ तक हम लोग जानते हैं, हम आपको क्लास में डिस्कस भी किए थे कि इलेक्ट्रॉन कैसे खोजा गया था, कैसे उसका कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके बाद प्रोटॉन कैसे खोजा गया, उसके बाद न्यूट्रॉन कैसे खोजा गया, इन सब की बातें किए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एटम क्या होता है। हमारे चैप्टर का नाम ही है एटम एंड मॉलिक्यूल। तो एटम क्या होता है? सबसे पहली बात होती है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which take part in a chemical reaction and not exist in free state। मैटर का वह कोई भी कण जो सबसे छोटा हो और केमिकल रिएक्शन में भाग लेता हो और फ्री ना रह पाए, उसे क्या कहते हैं? एटम। जैसे आप लोगों ने सुना होगा हाइड्रोजन, कार्बन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है? ये सब एलिमेंट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एलिमेंट और एटम में डिफरेंट होता है। बहुत सारे जब H मिलेंगे, बहुत सारे H मिलेंगे तो मॉलिक्यूल हो जाएगा, और सिंगल टाइप आप अगर मिल रहे हैं तो वो एलिमेंट होता है। और सिर्फ एक ले अगर सिर्फ एक कंटेन करे तो उसे कहेंगे एटम। जो भी कुछ भी दुनिया में जितना भी मास है वो बना हुआ है एटम से और मॉलिक्यूल से। पूरी दुनिया में जितना भी जब जो भी कुछ है वो एनर्जी होगी या तो मैटर होगा, और अगर मैटर है तो वो एटम से बना होगा। सिंपल सी बात है। तो हम लोग जहां तक जानते हैं एटम की डिफिनेशन बताते हैं तो हम लोग कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। तो एटम के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और आपके थर्ड चैप्टर का पहला टॉपिक कहता है कुछ लॉज हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पर, और कुछ जैसे कोई रिएक्शन होती है, अगर मान लीजिए दो एटम्स और कुछ मिलकर तीसरा कुछ बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ लॉस फॉलो होते हैं हमारी केमिस्ट्री में। जैसा कि हम लोग उन लॉस को जानते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। इसके बारे में मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। पहला लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा लॉ हम लोगों ने डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कांस्टेंट मोशन। जब भी कभी दो एटम्स या दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड कहीं मिलते हैं तो वो इन लॉस को फॉलो करते हैं जो हमारे पास लॉज हैं। लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन मतलब दो चीजें जब मिलेंगी तो कौन कौन से नियम फॉलो करेंगी, उन नियम को हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। जब कभी कोई रिएक्शन होगी, जब कभी कोई रिएक्शन होगी तो कौन कौन से लॉज वैलिड होंगे वो लॉज हैं ये सारे। और भी लॉज होते हैं जैसे क्लास 11 में पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, तो ये सारे लॉज हैं। और हमारी बुक में जो है क्लास 9 में जो है वो सिर्फ ये दो हैं, और इन दोनों के बारे में हम लोग क्लास 9 में डिस्कस भी किए हैं और फिर से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले दिमाग में ये डालिएगा कि लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन वो लॉज होते हैं जब कभी दो एटम्स, दो कंपाउंड, दो मॉलिक्यूल्स मिलकर रिएक्शन करते हैं तो कौन कौन से लॉज वैलिड होंगे, वो लॉज लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन
में आते हैं, इन्हें कहा जाता है रासायनिक संयोग के नियम। मतलब जब भी कभी दो रासायनिक चीजें मिलकर कुछ बनाएंगी, जब भी कोई दो चीजें रासायनिक मिलकर कुछ बनाएंगी तो ये सारे नियम उस पर वैलिड होंगे और लगेंगे। तो हम लोग दो नियम है हमारे यहाँ जिनको हम लोगों को डिस्कस करना है। वो नियम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो पहला लॉ हमारे सामने आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ क्या कहता है, आप लोगों को पता होगा, मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट किया जाता, ना बनेगा और ना खत्म होगा। मास ना तो आप बना सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन इन एनी केमिकल रिएक्शन मास कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में आप लोग ना मास बना सकते हैं और ना खत्म कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं भाई, जैसे आप लोगों ने मान लीजिए एक रिएक्शन करा रहे हैं, A प्लस बी से बन रहा है C। तो अगर ये मान लीजिए आप लोगों ने 2 ग्राम लिया और ये ले लिया 4 ग्राम, तो ये बनेगा कितना, 6 ग्राम। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास होगा, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। ये कौन सा लॉ कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। थोड़ा बंद करिए।